सास बहू के घर की नीलामी। गांव में शाम के वक्त एक घर में कुछ औरतों के हंसने की आवाज आती है। अरे वाह, देखो जरा कितने सारे पैसे कमा लिए मैंने। आज तो मेरा दिन बन गया है। क्या बात है, आज मैंने इतने सारे पैसे कमाए। इतने पैसे तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे। ये देखो, मैंने एक और गेम जीती है। अरे आज तो इस रमी के गेम को खेल कर मजा ही आ रहा है। कितना मजा आ रहा है बैठे बैठे पैसे कमाने का। तभी मंजुली कहती है, आज मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए कमाए हैं। अब मेरी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा था माँ जी। वैसे शाम हो गई है, बाबूजी और विनीत जी घर पर आने ही वाले होंगे। चलो हमें घर चलना चाहिए। मंजुली और कावेरी दोनों सास बहू रमी खेलने के बाद वापस घर लौट आती हैं। उनके अकाउंट में काफी सारा पैसे इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते वह दोनों अगले दिन अपनी जरूरत का सारा सामान घर में ले आती हैं, जिसे देखकर विनीत और कैलाश कहते हैं, अरे अरे, इतना सारा सामान, लेकिन तुम दोनों के पास पैसे कहाँ से आए? हम दोनों तो तुम्हें पैसे भी नहीं देते हैं, फिर तुम दोनों के घर के खर्चे कहाँ से चला रही हो? पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं। आखिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? दरअसल हमारी कुछ समय पहले की सेविंग है। हाँ हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल ये तो हमारी सेविंग है जो इस वक्त हमारे काम आ रही है। फिर तुम हमें जितना भी पैसा देते हो, जरूरी तो नहीं है हम वो सारा ही खर्च कर दें। विनीत और कैलाश दोनों ही अपनी पत्नियों की बातें सुनने के बाद चुप हो जाते हैं, जिसके बाद वह नाश्ता करते हैं और अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। उनके ऑफिस जाने के बाद मंजुली और कावेरी दोनों घर के सभी काम जल्दी जल्दी निपटाने लगती हैं। अरे बहू, ऐसे धीरे धीरे काम करोगी तो हम रमी खेलने कैसे जाएंगे? अरे माँ जी, अब मैं मशीन तो हूँ नहीं जो फुर्ती से ही सारे काम खत्म कर लूं। समय के साथ काम पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। घर के काम खत्म करने के बाद दोनों सास बहू रमी खेलने पहुंच जाती हैं, जहां और भी सारी औरतें पहुंची होती हैं। एक के बाद एक पैसा लगाने के बाद वह धीरे धीरे अपना सारा पैसा हारने लगती हैं। वह दोनों जितना पैसा हारती हैं उन्हें उतना दुख होता, जिसके चलते वह अपना बचाया हुआ भी पैसा लगाने लगती हैं। अरे इस रमी के गेम ने तो हमें करोड़पति से रोड़पति बना दिया। हे भगवान, धीरे धीरे हमारा सारा पैसा इस रमी के गेम पर खत्म हो गया है। आज का दिन तो बहुत ही मनहूस है। एक भी पैसा नहीं कमाया है मैंने अभी तक। हाँ माँ जी, हमें अपना हारा हुआ पैसा किसी भी तरह वापस लाना होगा। अब आप अपने रमी गेम में ध्यान दीजिए, नहीं तो और हार जाएंगी आप। दोनों सास बहू रमी गेम खेलते खेलते अपना सारा पैसा हार जाती हैं और साथ ही साथ अपने घर को भी गेम पर लगा देती हैं, जिसके चलते उन्हें पैसों का इतना लालच हो जाता है कि उनका ध्यान समय पर नहीं जाता। हे भगवान माँ जी, जरा घड़ी की तरफ देखो, रात के 11 बज गए हैं। ऊपर से हम अपना सब कुछ हार गए, अब हम क्या करें? हे भगवान, अनर्थ हो गया। हम तो अपना घर भी हार चुके, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब तो कल आपके घर की नीलामी होगी। कल अपने घर की नीलामी करवाने के लिए तैयार रहिएगा। दोनों सास बहू किसी तरह वहां से निकलती हैं और घर पहुंच जाती हैं। उन्हें घर पहुंचते हुए पूरे 12 बज जाते हैं। उनके हाथों में खूब सारा पैसा होता है। वहीं दूसरी तरफ विनीत और कैलाश उनके घर पर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। आखिर ये दोनों सास बहू बिना बताए गई कहाँ है? पिताजी, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैं तो इन दोनों का इंतजार करते करते ही थक गया। कल मुझे ऑफिस भी जाना है। उन दोनों को आपस में बात करते हुए दोनों सास बहू घर की खिड़की के बाहर से देख लेती हैं, जिसके बाद वह दोनों अपने पतियों के सोने के बाद चुपके से घर में आती हैं। माँ जी, जाइए, चुपके से जाकर सो जाइए। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। कल जो होगा वो देखा जाएगा। अरे बहू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो होना था वो हो चुका है, अब कल देखते हैं क्या होगा। दोनों सास बहू अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कैलाश और विनीत उन दोनों से पूछते हैं, कल पूरी रात तुम दोनों सास बहू कहाँ गायब थी? आखिर तुम दोनों हमसे क्या छुपा रही हो? देखो, जो भी तुम दोनों मुझसे छुपा रही हो उसे तुरंत बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम दोनों को ये क्या हो गया है? आखिर हम क्यों तुमसे कुछ छुपाने लगे? देखो, कल रात मैं अपनी सहेली के घर गई थी। आते वक्त हमें थोड़ी सी देर हो गई। माँ जी बिल्कुल सही कहती हैं, हमें आते वक्त थोड़ी सी देर हो गई थी। हमें नहीं पता था कि आप दोनों हमारे ऊपर शक करने लगोगे। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम कहीं भी नहीं जाते। वे दोनों ऐसा बोल ही रही होती हैं कि तभी उनके घर पर कोई दस्तक देता है। रुकिए, जरा मैं देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। विनीत जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है। पुलिस विनीत से पूछती है,
क्या कावेरी और उसकी सास मंजुली इसी घर में रहती हैं? जी हाँ, वो दोनों इसी घर में रहती हैं। विनीत के इतना कहने पर पुलिस बिना कुछ कहे ही अंदर आ जाती है, जिसके बाद पुलिस कावेरी और मंजुली के हाथों में हथकड़ी पहना देती है और कहती है, यू आर अंडर अरेस्ट। बहुत खेल खेल लिया तुम दोनों ने, रमी गेम, अब चलो जेल की हवा खाने। लेकिन जरा हमें बताइए तो सही, आखिर आप इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ये दोनों सास बहू रमी खेल खेल कर पैसा कमा रही थी, जिसके चलते ये दोनों हार गईं और इन्होंने अपना घर भी दांव पर लगा दिया। नीलामी वाले लोग आते ही होंगे, अब आपका इस घर पर भी कोई हक नहीं है। दोनों सास बहू रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वहां पर नीलामी करने वाले लोग भी पहुंच जाते हैं। अपने घर की नीलामी होते हुए देख कैलाश और विनीत से देखा नहीं जाता और वह मार्केट से अपने घर के लिए तुरंत पैसा उठाते हैं और अपना घर नीलाम होने से रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहू जेल में एक दूसरे से कहती हैं, आज हमारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। एक तरफ हमारे घर की नीलामी चल रही है तो दूसरी तरफ हम दोनों जेल में सड़ रही हैं। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पैसों का लालच बहुत ही बुरी बला है। आज के बाद मैं ऐसी गेम कभी नहीं खेलूंगी। कावेरी और मंजुली दोनों रोने लगती हैं, जिसके बाद तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और जेल का दरवाजा खोलकर उन्हें कहता है, तुम दोनों की बेल हो गई है, चलो बाहर आ जाओ। जैसे ही वे दोनों बाहर आती हैं, उनके सामने उन दोनों के पति होते हैं, जिसके बाद वह दोनों अपने पतियों से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दीजिए कैलाश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। हमारे घर की नीलामी हो रही थी, जिसके चलते हम दोनों ने पैसा उधार लिया है। हमसे वादा करो कि फिर कभी कुछ ऐसा नहीं करोगे। हम वादा करते हैं फिर कभी ऐसे गलती नहीं करेंगे और अब से मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगी। उस दिन के बाद से कावेरी और मंजुली दोनों जॉब करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वह पैसा कमाते कमाते अपने घर का कर्जा चुका देते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सास बहू का लकड़ी का फ्रिज। बटुकपुर गांव में शिक्षा और सौदामिनी नामक एक गरीब सास बहू का बसेरा था, जो बतौर बढ़ई बनकर लकड़ी का साज सामान बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। यही उनकी जीविकोपार्जन का जरिया था। क्या हुआ शिक्षा बहू, तब से दरवाजे पर डेरा डाले खड़ी है? माँ जी देखिए ना, इतनी दोपहर हो गई, वृंदा अब तक स्कूल से नहीं आई। चिंता के मारे मेरा जी बैठा जा रहा है। अचानक वृंदा रोते बिलखते हुए आकर उससे चिपट पड़ती है। वृंदा, क्या हुआ मेरी बिटिया रानी, रो क्यों रही है? माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आज जब मैं स्कूल गई तो सकड़ू काम्या ने मेरे साथ बेतहाश बुरा बर्ताव किया। अरे ओ वृंदा, चल अपना ये बेकार बस्ता उठा और पीछे वाले बेंच पर बैठ। काम्या कक्षा की बिगड़ैल छात्रा है। उसके खौफ से बेचारी वृंदा बस्ता उठाकर पीछे बैठ जाती है, मगर जेठ की बेतहाशा गर्मी के चलते हर बार वह पानी पीने की आतुर होकर काम्या की बर्फ वाली बोतल को निहार कर कहती है, मुझे छोड़कर कक्षा के अधिकतर बच्चों के घर में फ्रिज है, महज मैं ही मटके का पानी पीती हूँ। अभी कक्षा एकदम खाली है, एक दफा क्यों ना काम्या के बोतल से ये बर्फीला पानी पी लूं। वृंदा चारों ओर नजर दौड़ाकर उस बोतल को उठाती है। उसी बीच क्रूर काम्या वहां आकर बेरहमी से उसकी बाल पकड़कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बोतल को अपने गंदे गलीज हाथ से छूने की? अरे बर्फ का पानी पीने की इतनी चाव चाहत है तो बोल अपने बाप को। अरे दोस्तों, ये बात तो मैंने बिसार ही दी थी कि ये बिन बाप की यतीम बेटी है, जिसकी दुखियारी दादी और माँ बेचारी बढ़ई है। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? बिटिया, बहुत जल्दी हमारे पास भी फ्रिज होगा, माँ पर भरोसा रख। उस रात वृंदा के सो जाने के बाद शिक्षा को गहरे सोच में डूबा देख सौदामिनी कहती है, बहू, तू भली भांति जानती है कि हम सास बहू के सिवाय कमाने वाला और कोई नहीं। ऐसे में हमारी माली हालत इतनी खास नहीं, फिर कहाँ से आएगा फ्रिज? माँ जी, पुराने जमाने के लोग सादा जीवन काटते थे, मगर मेरी बेटी वृंदा इस नए दौर की बच्ची है। आज लोगों का जीवन विलासिता की वस्तुओं पर आश्रित हो चुका है। वृंदा को बिलखता देख मुझ बेबस माँ का कलेजा कचोटता है। अगर मैं वृंदा की एक ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं तो लानत है मुझ पर। अगले दिन शिक्षा जोड़े पैसे लेकर एक फ्रिज की दुकान में दस्तक देती है। अरे धन्य भाग्य हमारे जो ग्राहक के कदम पधारे। भाई साहब, जरा इस फ्रिज का दाम बताइए। अरे बड़ी बेहतर चीज पर हाथ रखा है आपने। ये इस दुकान की सबसे महंगी फ्रिज है।
इस LG इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज का दाम 2.25 लाख रुपए पड़ेगा। अरे भैया जरा सस्ता फ्रिज दिखाओ, ये मेरी बजट से बाहर है। ये देखो मार्क का फ्रिज है, इसकी कीमत महज 32,000 है। अरे नहीं भैया। अरे बहना देखो, सस्ती फ्रिज भी 15,000 के पार है। ये बाजार में बिकने वाली सड़ी सब्जी नहीं। चलो दफा हो, बोनी बट्टा बर्बाद कर दिया। शिक्षा टूटे पीसे मन से घर लौट आती है। आधी रात सन्नाटा छा जाने पर वह चौखट पर बैठी फूट फूट कर रोती है। उसकी सिसकियां सुनकर बगल के बड़े घर में रहने वाला मनी उसके पास आकर बोलता है, अरे शिक्षा बहन, क्या बात है, इतनी हताश क्यों हो? मनी के पूछने पर शिक्षा सिसकते हुए आप बीती बयां करती है। अरे ये तो वही कहावत हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। मेरा फ्रिज पुराना हो गया है, उसके कुछ पुर्जे खराब हो गए हैं। अगर तुम्हारा काम बनता है तो तुम उसे ले लो। अगली सुबह शिक्षा मनी से उस फ्रिज को घर लाती है, जिसे देखकर सौदामिनी माथे पर हाथ धरकर कहती है, हे ईश्वर, अरे बहू इस कबाड़ का क्या करेगी? इसके बाहर के पुर्जे पुर्जे टूट फूट गए हैं। माँ जी, ये फ्रिज मेरे बेहद काम आने वाला है। अरे ये कबाड़ क्या काम करेगा? माँ जी, जब कूड़ेदान के कचरे का पुनः चक्रण करके उसे कंचन बनाया जा सकता है। ये तो साबुत सामान है। मैं इस टूटे फूटे फ्रिज से लकड़ी के फ्रिज का निर्माण करूंगी। लकड़ी का फ्रिज? अरे बहू, कहीं तू बेटी की ख्वाहिश पूरी करने की होड़ में बौरा तो नहीं गई? अरे फ्रिज लोहे से बनता है, लकड़ी से नहीं। माँ जी, हौसले बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। मैं जिस फ्रिज की रचना करने वाली हूँ वह महज बाहर से लकड़ी का होगा। उसके अंदरूनी हिस्से में इलेक्ट्रिक फ्रिज का ढांचा तैयार होगा। फिर तो मैं इस शुभ काम में मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगी बहू। लकड़ी के फ्रिज का ढांचा तैयार करने के लिए सबसे टिकाऊ लकड़ी सागौन और देवदार की होती है। हम फ्रिज का ढांचा उसी काठ से तैयार करेंगे। दोनों सास बहू फेटा बांधकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हैं। अगले ही दिन से लकड़ी की फ्रिज बनाने में संलग्न हो जाती हैं। सवेर से सांझ के भीतर ही पूरे गांव में इस बात की सनसनीखेज हो जाती है। लोग सास बहू की हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, अरे तुम्हारी बहुरिया तो बौराई गईल है। सौदामिनी भौजाई, तुम तो तनिक सयानों सा व्यवहार साझा करो। लकड़ी का पलंग, कुर्सी, अलमारी इत्यादि ही शोभत है। अगर ये लकड़ी का फ्रिज बन भी गया तो कौने काम का चली कैसन? अरे अगर तुम इन सास बहू की सोच की सराहना नहीं कर सकते तो उनके यव कम न करो। दोनों सास बहू दिन भर जी तोड़ मेहनत करके सांझ तक लकड़ी के काठ से फ्रिज का सुंदर सा ढांचा तैयार करती हैं। बस बहू, बचा खुचा काम कल करेंगे। थकान के मारे सारा शरीर चूर चूर हो रहा है। दोनों सास बहू देर रात खा पी कर सो जाती हैं और सूरज की लालिमा चढ़ने के साथ एक सवेर उठकर फ्रिज बनाने में जुट जाती हैं। माँ जी, अब हमें इस लकड़ी के ढांचे के भीतर हर एक कोने में थर्माकोल का अस्तर चढ़ाना होगा, तब जाकर पानी का तासीर बर्फ में बदलेगा। सौदामिनी बहू की देखा देखी उसका हाथ बटाने लगती है, जिसके बाद शिक्षा फ्रिज के चारों कोनों में पीतल की पतली चादर की बाउंड्री बनाती है। अब बस इस फ्रिज में बिजली के तारों का जुड़ाव शेष रह गया है। बहुत देर किस बात की, लगे हाथ ये काम भी निपटा देते हैं। शिक्षा अपनी सास सौदामिनी के संग मिलकर आखिरकार लकड़ी के फ्रिज का आविष्कार कर देती है, जिसे जानकर सारा गांव उठकर सास बहू के लकड़ी के फ्रिज को देखने आता है। अरे क्या हो शिक्षा बहू, अब टुकुर टुकुर हम सभी को ताकती ही रहोगी या इस फ्रिज को चला कर दिखाओगी? अरे झुमकी, हम बोलत हैं, ये सास बहू के लकड़ी का फ्रिज बनावल हाथ रह जाती। जैसे ही शिक्षा फ्रिज में लगे तार को बिजली के बोर्ड में लगाती है, फ्रिज चल पड़ता है, जिसे देख सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ, तुम सभी जन स्तब्ध क्यों रह गए? क्यों हरिया, सांप सूंघ गया फ्रिज को देखकर? अरे दादा, ई का बला है बे? ई फ्रिज तो एकदम कैलाश नगरी जैसन ठंडा ठंडा कूलिंग करत है। शिक्षा बहू, वैसे लकड़ी का फ्रिज बनाने का सूझबूझ तुझे आया कैसे? चाची, ब्याह से पहले मैंने शहर में 12वीं तक की पढ़ाई की थी। विज्ञान की किताब में मैंने बिजली से जुड़े जो पाठ पढ़े थे वह अब तक मेरे जहन में बखूबी याद थे। बस उसी शिक्षा और सासू माँ के सहयोग से बन गए। वैसे शिक्षा बहू, तुम दोनों सास बहू कितने सस्ते बजट में आकर्षक लकड़ी का फ्रिज बना दिया। अब मेरे लिए भी एक ऐसा ही फ्रिज बनाना, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगी। सभी जन सास बहू के लकड़ी के फ्रिज को देख फूले नहीं समाते और उन सास बहू की खूब सराहना करते हैं। फ्रिज देखकर वृंदा चहक उठती है। देख बिटिया, तेरा फ्रिज।
शुक्रिया माँ, अब मैं भी रोजाना बोतल भरकर बर्फीला पानी स्कूल लेकर जाऊंगी। लकड़ी के बनाए फ्रिज के कारण गरीब सास बहू प्रत्येक गांव की सुर्खियों में छा जाती है। अब दूर दराज के गांव के निवासी उनके पास आकर न लकड़ी के साज सामान से बढ़कर लकड़ी के फ्रिज बनाने का ऑर्डर दिया करते, जिससे सास बहू की जीविकोपार्जन का जरिया उनके बेहतर जीवन का कारण बन जाता है। साथियों, किसी भी सामान को बेकार समझने की भूल ना करें, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन भर 2 दफा सटीक समय दर्शाती है। लंबी गर्दन वाली सास। स्वरूपगढ़ गांव में गंगा नाम की एक बेहद लंबी गर्दन वाली औरत रहती थी। पूरा गांव अक्सर उसके लंबे गर्दन पर गहरी चर्चा किया करते थे। एक सवेरे गंगा हॉल में पसरी टीवी पर नजर टिकाए बैठी थी। तभी उसकी बहू नीति उसे रसोई के भीतर से पुकारती है। माँ जी, जल्दी आइए माँ जी, वरना गजब हो जाएगा। इस पर गंगा झटपट से रसोई घर में आकर कहती है, अरे ऐसा भी क्या गजब हो गया नीति बहू, जो बादल के जैसे गरज रही हो। नीति अपनी सास को एकटक निहारती हुई कहती है, वो माँ जी, पिछले पौना घंटे से मसाले का डिब्बा खोज रही हूँ। आप अपनी तार जैसी गर्दन को बढ़ाकर जरा जल्दी से मसाले का डिब्बा खोज दोगी? वो क्या है ना, अगर दाल में हल्दी नहीं पड़ी तो बेचारी मेरी दाल विधवा हो जाएगी। अब तेरी ये छोटी गर्दन से गंदगी तो दिखाई पड़ती नहीं। कल सांझ को मेरी लंबी गर्दन रसोई घर की गंदगी पर चली गई। मैंने रसोई घर की सफाई की थी और झाड़ बहार करके मसाले को ऊपर वाली दराज में धर दिया था। गंगा अपनी लंबी गर्दन घुमाकर झट से मसाला उतारकर अपनी बहू को थमा देती है और कहती है, बहू, मैं जरा गांव घूमने जा रही हूँ, ठीक है? जी ठीक है माँ जी। फिर गंगा गांव में घूमने निकल पड़ती है। तभी 2 औरतें सरला और मोहिनी उसे आता देख कहती हैं, सरला देख, लंबी गर्दन वाली गंगा आ रही है, आज इसकी खिंचाई करते हैं। क्या खुसर फुसर कर रही थी तुम दोनों मेरे बारे में? अरे गंगा, सरला की गाय खूंटा तोड़कर भाग गई है। जरा अपनी लंबी गर्दन उठाकर देख, तुझे कहीं दिखाई पड़ रही है क्या? मोहिनी, तूने क्या मुझको गांव में रहने के चलते गवार समझा है? सरला की गाय गौशाला में बंधी पड़ी है। मेरी लंबी गर्दन के साथ तेरी आंख और भौहें भी चलती हैं। बिट्टे भर की ततैया कहीं की। कम से कम हमारी गर्दन इंसानों जितनी साधारण तो है। तेरी ये लंबी गर्दन तो जब देखो जिराफ के जैसे अकड़े रहती है। वैसे गंगा, तेरी ये लंबी गर्दन का राज क्या है? कहीं रात में उठ कर चोरी छिपे कॉम्प्लेन तो नहीं गटका? अपनी गर्दन की खिल्ली उड़ता देख गंगा उन्हें झड़पते हुए कहती है, अरे बंद कर ये दांत फाड़ना। मेरे लंबे गर्दन से मैं कोसों दूरी की चीजें आसानी तौर से देख सकती हूँ। गंगा अपनी लंबी गर्दन का बखान करके घर लौट आती है और कहती है, जाने ये लुगाइयाँ चाहती क्या हैं? बोलो, भला पूरे गांव में गंगा के सिवाय और कोई है जिनकी इतनी लंबी गर्दन हो? सासू माँ का पारा चढ़ा हुआ देखकर लगता है कि आज फिर गांव की औरतों ने माँ जी के लंबी गर्दन का गुड़गोबर किया है। अरे माँ जी, आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? मत पूछ, मेरी ये लंबी गर्दन आफत बन गई है। मजाक का पात्र बनकर रह गई है तेरी सास। माँ जी, अगर आपकी ये लंबी गर्दन आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दी तो? वो कैसे बहू? चलिए मेरे संग। नीति अपनी सास को आईने के आगे बैठकर अपना एक हार उसकी गर्दन में पहनकर कहती है, माँ जी, आँख खोलकर देखिए। अरे वाह बहू, ये हार तो सचमुच मेरी लंबी गर्दन की शोभा को बढ़ा रहा है। दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ प्यार साझा करती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है, जिसके साथ एक सुबह मूसलाधार तूफान भरी बरसात होती है। अरे बहू, तूफान थम गया, दूध की डोलची ले आ। लीजिए माँ जी। गंगा दूध लेने के लिए घर से निकल पड़ती है और चारों ओर ताकते हुए कहती है, अरे इस बरसात में तो गांव में भारी तबाही मचाई है। एकाएक उसके कानों में किसी के रोने की सिसकियां सुनाई देती है। गंगा लंबी गर्दन घुमाकर देखती है कि भूषण माथा पकड़े चौखट पर बैठा है। अरे भीषण बेटा, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं गंगा मौसी, पाई पाई जोड़कर 2 दिन पहले ही घर की छप्पर बदलवाई थी, मगर बरसात और तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि छत की छप्पर जगह जगह से खिसक चुकी है। भरसक कोशिश की मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे इतनी सी बात, तेरी गंगा मौसी की लंबी गर्दन किस दिन काम आएगी?
गंगा अपनी लंबी गर्दन का फायदा उठाकर भूषण की चौखट से सटे ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर अपनी लंबी गर्दन को ढाल और हाथों को तलवार बनाकर सारे छप्परों को जगह जगह पर लगाकर कहती है, ले भूषण, हो गया तेरा आशियाना एकदम नया का नया। अभी गंगा चैन की आह भर ही रही थी कि गांव के सभी उसे आकर मदद की गुहार करने लगते हैं। अरे गंगा, जरा अपनी लंबी गर्दन से हम सभी की मदद कर दो। गंगा अपनी लंबी गर्दन से एकाएक सभी के उजड़े आशियाने को ठीक करती है, जिसके बाद सरला कहती है, गंगा, अगर तुम्हारी लंबी गर्दन न होती तो पूरे बरसात हमारा घर बरसात का सोता बन जाता। हमारी छोटी गर्दन से हम देख ही नहीं पा रहे थे कहाँ से छप्पर हटा है। तुम्हारी ये लंबी गर्दन हमारे खातिर औजार का काम कर गई। आज पूरा गांव गंगा की लंबी गर्दन का गुणगान कर रहा था, जिसे देख गंगा की गर्दन फक्र से एकदम ऊंची हुई दिखाई पड़ रही थी। समय गुजरता जा रहा था, जिसके साथ नीति कहती है, माँ जी, सावन की पावन मेला शुरू हो चुकी है। बाजार में बड़ा मेला लगा है। मैं और राजीव घूम आए हैं, आप और बाबूजी भी घूम आइए। अरे बहू, सावन का मेला मुझको बेहद भाता है। गंगा चहकते हुए अपने पति गिरधर के पास आकर कहती है, राजीव के बाबूजी, सावन का मेला लगा है, हम भी घूमने चले। अरे मुझे फुर्सत नहीं है, तुम बहू को लेके चली जाओ। जब भी मैं कहीं संग जाने को कहती हूँ तो आप मेरी बात को टाल क्यों देते हैं? आपको याद है ब्याह के बाद आप मुझे कितनी बार घुमाने फिराने ले गए थे? पहले जैसा कुछ नहीं रहा गंगा। अरे जब ब्याह हुआ था तब तुम मेरे कंधे तलक भी नहीं आती थी। मेरी शर्ट का बटन तुम पटरे पर चढ़कर लगाती थी। सारा कसूर तुम्हारी इस जिराफ जैसी लंबी गर्दन का है, जो एकाएक इतनी बढ़ गई है। विकट प्राणी लगती हो तुम मुझको। गिरधर की भड़ास सुनकर गंगा फूट फूट कर रोने लगती है। बस ये टेस हुए बहाने के सिवा और दूजा काम है क्या तुम्हें कोई? पत्नी का कद पति से नीचा अच्छा लगता है, मगर जब से तुम्हारी ये लंबी गर्दन बढ़ी है, मेरे कद तुम्हारे सामने कम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरा औदा भी छिन गया। गंगा अपने आंसू को छुपाने के लिए जैसी गर्दन ऊपर की ओर उठाती है तो उसे झूमर नीचे गिरता हुआ साफ दिखाई पड़ जाता है। पीछे हट जाइए, झूमर गिरने वाला है। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी इस 3-4 इंच लंबी गर्दन से इतना ऊंचे पर टंगा झूमर गिरता दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें अपनी लंबी गर्दन का गुमान चढ़ गया है ना, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हो। एक झूमर तेजी से नीचे की ओर गिरता है। गंगा झूमर को अपनी गर्दन से रोककर गिरधर को दूर झटक देती है, मगर झूमर का कांच गंगा की गर्दन में चुभ जाता है। सभी उसको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करने के बाद कहता है, इनकी इतनी लंबी गर्दन कब से है? जी डॉक्टर, कुछ 5 बरस से। आपको खबर है, ऐसे लोगों को जो भीड़ से एकदम अलग है, इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। खैर, भीतर आकर गिरधर अपनी पत्नी से माफी मांगता है। गंगा, अरे मुझे माफ कर दो। मैंने सालों तुम्हें तुम्हारी लंबी गर्दन की खातिर कोसा, दुत्कारा, मगर आज तुम मेरी नजरों में और ज्यादा ऊंची हो गई हो। अजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये नियति का लेख था जो बीत गया। इसके बाद नीति अपनी सास की लंबी गर्दन को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, जिसके कुछ ही दिनों में कुछ रिपोर्टर्स उनके गांव में आकर गंगा की गर्दन का लाइव टेलीकास्ट कराते हैं। बहू के अथक प्रयास से गंगा की लंबी गर्दन गिनीज बुक में दर्ज हो जाती है, जिससे उसे लंबी गर्दन का खिताब भी हासिल होता है। बारिश में बहू का ढाबा। जिला बनारस में स्थापित प्रख्यात मंदिरों में प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ होती थी। वहां से थोड़ी कोस की दूरी पर सास बहू भोग नाम से एक मशहूर ढाबा था, जिसे रुचिका और मंदा नाम की 2 सास बहू चलाया करती थी। उनके ढाबे पर प्रतिदिन 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 10 किलो दाल और कट्टे भरकर सब्जियों की खपत हुआ करती थी। ढाबे पर लंबी चौड़ी कतार में खड़े लोग टेबल खाली होने की राह देख रहे थे। अरे मंगलू, ससुरे तू ये हमके कौन से ढाबे पर उठा लाया? कितना भीड़ भड़का है यहाँ। अरे एक बार इस ढाबे का खाने का चटकारा लगाकर देख, हम मजा आ जाएगा। दोनों सास बहू मिलकर ढाबा संभाल रही थी। जहां एक और रुचिका झटपट सब्जी काट रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदा भट्टी की तपिश झेलकर रोटी सेक रही थी। टेबल खाली होते ही रूपम और मंगल फट से वहां पसर जाते हैं। तभी रुचिका कहती है, सास बहू भोग ढाबे पर आपका स्वागत है। आपके खाने के लिए क्या लेकर आऊं? मोहतरमा, पूछत तो ऐसा रही हो जैसे 56 भोग की वैरायटी हो ढाबे के खाने में। वैसे क्या मौजूद है खाने में? कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, सोयाबीन चाप, पकौड़े, पुलाव, छाछ।
ढाबे पर मौजूद बहुत सारी वैरायटी सुनकर रूपम के तोते उड़ जाते हैं। अरे दादा ससुरा, हम तो कंफ्यूजी आ गए, का खाएं का ना खाएं। ये पहली दफा ढाबे पर आया है बहन जी, बड़ी थाल ले आओ, हम दोनों यारों का पेट तो उसी में टनाटन हो जाएगा। रुचिका ढाबे की सभी वैरायटी से थाली सजाकर टेबल पर परोसती है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अरे वाह, का गजब का खाना है, इका स्वाद तो बांके बिहारी के मिष्ठानों से भी उत्तम है, मजा आ गवा। वैसे ये थाली कितने की पड़ी? अरे भाई, ये थाली मात्र 50 रुपए की है मेरे भाई। क्या बात करत है, इतना सस्ता? हम तो एक ही बात पर चौके की, ई बूढ़ी माँ और ई औरत बिना कोई मजदूर के इतना लाजवाब खाना इतनी ज्यादा मात्रा में कैसन बनावत है। इस ढाबे को खुले 50 बरस हो चुके हैं। अब तो इन सास बहू को नमक मिर्च के स्वाद का भरपूर अंदाजा हो गया है। एकदम नपातुला हाथ है इनका भैया। इस ढाबे से इन्होंने वो सब हासिल किया है जो एक सरकारी नौकर भी नहीं कर सकता है। अरे आपन धंधा कोनों की चाकरी करे से लाख बेहतर है। खाने का मोल चुकता करके दोनों दोस्त ढाबे से विदा लेते हैं। समय का चक्र यूं ही घूमता रहता है। सास बहू का ढाबा बखूबी चल रहा था। तभी रुचिका की निगाह दीवार पर टंगी घड़ी की सरकती सुइयों पर जा रुकती है। माँ जी, 10 बजने को है, ढाबा बंद करने का समय हो चुका है। दोनों सास बहू ढाबे का सामान समेटकर रास्ते में चलती हुई पुरानी स्मृतियों में खो जाती हैं। बहू, जब भी मेरी नजर ढाबे के बोर्ड पर पड़ती है मेरा सीना फूले नहीं समाता। मुझे आज भी वो दुखद मंजर भली तरह याद है। रुचिका और संतोष का विवाह पारिवारिक रजामंदी से मुकम्मिल हुआ था। घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं था। संतोष एक बड़े कारखाने में मुनीम का काम करता था। मालिक उसके काम से बेहद खुश था। वो उसे बढ़ चढ़कर पगार देता था। शाबाश संतोष, एक तेरे ही काम से तो मुझे संतोष मिलता है। ये ले तेरी महीने भर की पगार। उस रोज संतोष खुश मन से घर लौट कर आता है। क्या बात है मेरे लाल, आज तू बड़ा चहक रहा है। माँ, मेरे मालिक ने मेरी पगार बढ़ा दी। अजी, वो यूं ही थोड़ी आप पर मेहरबान है। वो भली भांति जानते हैं कि उनका कारखाना मुख्य तौर से आपके द्वारा चलता है। मैं तो कहती हूँ आप अब अपने खुद के कपड़ों की मिल खोल लीजिए। ईश्वर की दया से इस घड़ी पैसे भी हैं और आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। संतोष तमाम पैसे लगाकर कपड़ों की मिल खोल लेता है। सफलता उसके कदम चूमने लगती है। यह खबर फूलचंद के कानों में पड़ती है और वो बदले की भावना से रोष में आकर रात के अंधेरे में उसके कारखाने को आग में झोंक देता है। आधी रात संतोष की फोन की घंटी बजने पर वो खबर सुनकर हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाकर आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी बुरे तौर पर दुर्घटना होती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। दोनों सास बहू कलेजे पर हाथ धरे अस्पताल में आती हैं। मैं संतोष जी की पत्नी हूँ। कहाँ है मेरे पति, कैसे हैं? देखिए, दुर्घटना में आपके पति के पैरों की जान चली गई है। ये बड़ा ही रेयर केस है। संतोष के पैरों की स्थिति बदलने की खातिर वो घर की तमाम जमा पूंजी झोंक देती है, मगर संतोष के पैरों की हालत टस से मस नहीं होती। संतोष जी के पैरों में हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। हमको कुछ करना होगा। क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? हमारे पास एक वक्त का खाना खरीदने के खातिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में हम ढाबा खोलने का कैसे सोच सकते हैं बहू? बरसात भी अपने। माँ जी, आपके दिए पुश्तैनी कंगन किस घड़ी काम आएंगे? इन्हें बेचकर हम माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ढाबा खोलते हैं। मॉनसून का महीना अपनी चरम सीमा पर है। अकेले रहने वाले लोग ढाबे के खाने पर ही आश्रित होते हैं। वो हिम्मत बांधकर ढाबे की शुरुआत करती हैं। शुरुआती दिनों में उनके ढाबे पर इक्के दुक्के लोग खाना खाने आते थे। माँ जी देखिए, हर दिन के साथ हमारे ढाबे पर खाना खाने वालों की तादाद भारी मात्रा में जुटती जा रही है। सब तेरी बुद्धि का फल है बहू। अरे जरा 4 तंदूरी रोटी और 2 सब्जी देना। खाने में कुछ क्षणों की देरी है। आप बरसात में भीग चुके हैं। खाना तैयार होने तक इस दमदार कुल्हड़ की चाय की चुस्कियों का लुत्फ लीजिए। बरसात की मार से बचने के लिए सभी रागीर उनके ढाबे पर आकर ठहर जाते हैं और खाने की खुशबू से इस कदर खींचे जाते हैं कि बिना खाए नहीं लौटते। इस तरह उनके ढाबे का बेहतरीन खाना बुलंदियां छूने लगता है।
आज हमारा ढाबे की मशहूर उस वक्त की कठिन परिश्रम का फल ही तो है सासू माँ। तकरीबन कुछ दिनों के पश्चात मानसून का महीना एक बार फिर दस्तक देता है, जिसके चलते घनघोर बरसात शुरू होती है और ढाबे पर खड़ी सास बहू ग्राहकों के आने की राह तकते हुए कहती है, आधा दिन बीत चुका है मगर अब तक कोई भी जन खाने के लिए ढाबे पर नहीं आया। सासू माँ, हमारी बनारस में जो इस घड़ी बरसात से जो बाढ़ की अवस्था है, उसमें हर इंसान गरीबी बदहाली से जूझ रहा है। इसी के चलते कोई खाना खाने नहीं आ रहा। दोनों सास बहू काफी देर सोचने के बाद बोलती हैं, इतनी मेहनत के बाद हमने अपने ढाबे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, क्यों ना हम ढाबे के खाने का नया फरमान जारी करें। बरसात के कहर को देखते हुए रुचिका ढाबे के खाने का आधा दाम करके नया चार्ट मोटे अक्षरों में लिखकर ढाबे के बाहर टांग देती है। एक बार फिर उनका ढाबा चल पड़ता है। अरे भाई, बरसात की मार ने तो हम गरीबों का बल तोड़ दिया है। ऐसे में इंसान क्या खाएगा, क्या बचाएगा। अरे अब तो सास बहू के ढाबे के खाने का दाम आधा हो चुका है और जब तक बरसात नहीं टलती ये दाम ऐसा ही रहेगा। सभी जन एक साथ बैठकर ढाबे के खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक भिखारन सास बहू के आगे हाथ फैलाती है। कुछ खाने को दे दे बाबा, बरसात के मारे हम भिखारियों को पूछने वाला कोई नहीं। सर्दी गर्मी में तो मंदिर के चौखट पर खाने को मिल जाता है, मगर बरसात के चलते ना कोई श्रद्धालु दर्शन को आते हैं ना हम कुछ खाते हैं। ये लो, पेट भर कर खाओ, फिक्र मत करो, तुम्हारे खातिर इस ढाबे का खाना एकदम मुफ्त है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उन्होंने इतना तो दिया है कि किसी गरीब का पेट भरने से हमारे ढाबे की घटती नहीं होगी। इस तरह सास बहू बरसात में अन्य ढाबे वालों की नाई खाने का दाम बढ़ने की जगह घटा देती है, जिसे खाने वालों की फौज उनके ढाबे पर न कभी कम होती है न उनके ढाबे का फाटक बंद पड़ता है। साथ ही वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर इंसानियत और दयालु स्वभाव को भी कायम करती हैं। मॉडल सास की किटी पार्टी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कुंज बिहारी लला की जय। चलो माँ जी को आरती दे आओ। पूरे घर में आरती देने के बाद सोनाली जब अपने सास के कमरे की ओर जाती है तो वो शिफॉन की साड़ी में बल खाती हुई एक हाथ में पर्स लिए आंखों पर चश्मा लगाए आती है। अरे माँ जी, अभी मैं आपके पास ही आ रही थी, ये लीजिए आरती ले लीजिए। अरे बहू, ये क्या है, तू ही ले ले आरती, मैं जा रही हूँ, मुझे किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। अरे माँ जी, आरती ले लीजिए, इससे आपका दिन शुभ जाएगा। अच्छा तो ला दे आरती, मेरी गुड डे स्पेंड हो, और क्या चाहिए। ये कहते ही सोनाली अपनी सास को आरती दे देती है, जिसके बाद वो अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। ये कहानी एक संस्कारी बहू और उसकी मॉडर्न सास की है। सोनाली एक सर्वगुण संपन्न सुशील संस्कारी बहू थी जो सुबह शाम समय से दीपक जलाया करती थी। वहीं सोनाली की सास सुषमा की बात की जाए तो आज के दौर की आम लड़कियां जितनी मॉडर्न सास थी, जो उस उम्र में पूजा पाठ न करके सुबह से रात तक किटी पार्टी में जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुषमा देर रात 11 बजे कॉल पर बात करते हुए घर में आती है। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, कल मैं टाइम से किटी पार्टी में आ जाऊंगी, पर अभी मैं लेट ही हूँ तो मैं 10 बजे तक सोऊंगी, तो 1 से 2 बजे आऊंगी किटी पार्टी में। हाँ कोई बात नहीं, आ जाऊंगी। ओके बाय डार्लिंग। ये ऐश भी ना। अरे माँ जी, आप आ गई, मैं और कार्तिक आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आइए ना खाना खा लीजिए। माँ, इतनी लेट किटी पार्टी से मत आया करो, ये ठीक नहीं है, कुछ इमरजेंसी हो गई तो क्या होगा। अरे बेटा, इमरजेंसी जैसा मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ अभी भी जवान है, एकदम मॉडल। माँ, लेकिन हमें तो चिंता होती है ना। आप किटी पार्टी करिए पर प्लीज दिन में, इससे आपकी नींद पूरी नहीं होगी और थकावट होगी। कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ जी। तूने फिर मुझे माँ जी बोला, मैंने कितनी बार बोला मुझे मॉम बोला कर, माँ जी नहीं, अंडरस्टैंड। जी माँ जी, मेरा मतलब जी मॉम। मॉम डिनर कर लीजिए, आपके फेवरेट छोले राइस बनाए हैं। अरे नो बहू, ये बहुत ऑयली होता है, एंड वैसे भी मैं बाहर से डिनर करके आई हूँ, तुम दोनों खा लो, मुझे नींद आ रही है बहुत जोर की। बाय बाय, गुड नाइट, हैव फन बच्चों। ये कहते ही सुषमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं कार्तिक सोनाली से कहता है, यह कमाल की बात है, मेरे घर में उल्टा है। आजकल की लड़कियां फैशनेबल होती हैं और सास संस्कारी, पर यहाँ मेरी बीवी संस्कारी है और मेरी माँ बिल्कुल मॉडर्न। वैसे सोनाली, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। कार्तिक, आपसे एक बात पूछूं, क्या माँ जी शुरू से ही ऐसी हैं या उन्होंने बाद में अपने आप को बदल दिया।
जब मैं छोटा था तब माँ सिंपल थी, लेकिन मेरी शादी से कुछ समय पहले उन्होंने खुद को बदल दिया। डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, पर्सनैलिटी चेंज कर ली, खाने पीने का तौर तरीका भी चेंज कर लिया। सडनली इतना चेंज कैसे हो गई मॉम? अरे छोड़ो ना ये सब बात, अब तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त मिला तो चलो कैंडल लाइट डिनर करते हैं आज हम। ये कहते ही कार्तिक 2-3 कैंडल जलाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है, जिसके बाद दोनों खाना खाते हैं और कपल डांस करने लगते हैं। तभी सोनाली कहती है, अरे कार्तिक जी, मॉम आ जाएंगी, हटिए ना, मुझे डर लग रहा है। अरे माँ थक कर सो गई होंगी, वैसे भी वो मॉडर्न है, कुछ नहीं कहेंगी हमें। तभी नाइटी पहने हाथ में गिलास लिए सुषमा आती है और कहती है, देखा बहू, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं मॉडल हूँ, तुम्हें इन सब चीज की फ्रीडम है मेरी तरफ से, cause I am open minded। अचानक से सास को देखकर सोनाली कार्तिक को धक्का मार देती है, जिससे वो गिर जाता है। सोनाली, मेरी कमर। सॉरी जी, गलती हो गई। अरे कार्तिक बेटा आराम से, अरे मैं तो पानी लेने आई थी, तुम दोनों एंजॉय करो। ऐसे ही दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सास किटी पार्टी में बन ठन कर जा रही थी तो उसकी 3 सहेलियां अचानक से उसके घर पर आ जाती हैं और कहती हैं, सरप्राइज सुषमा, हमारे घर आ रही थी पर इस बार हमने सोचा कि तेरे घर ही पार्टी की आ जाए। अरे तुम सब अचानक कैसे? और हाँ, मुझे सुषमा नहीं शुश बोला करो। अच्छा ठीक है, हम तुझे शुश ही बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया किया तुमने, आज मेरे घर किटी पार्टी की रौनक लगेगी। पहले बताती ना तो अच्छे से तैयारी करवाती अपनी बहू से। सोनाली बहू जरा इधर तो आ, देख मेरी फ्रेंड्स आई हैं। तभी सास की आवाज सुनकर वो स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ले आती है। अरे ऐश्वर्या आंटी, मोना आंटी, राखी आंटी, आप अचानक? नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आई आप। लास्ट मेरी कार्तिक की शादी में ही देखा था मैंने आपको। हाँ बेटा, और एक बात तो हम सबको आंटी मत बोला करो, बोलना भी है तो मुझे ऐश और मुझे रैक्स आंटी बोला कर बेटा, हम सब मॉडल हैं। अब ये आंटी आंटी हमें शोभा नहीं देता। ओके ऐश, रैक्स, मोना आंटी, आप ये सब लीजिए, मैं कुकीज और मोइतो बना कर लाती हूँ आप सबके लिए। तभी सुषमा अपनी फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेलते हुए गॉसिप करती है। वक्त गुजरता है पर उसका किटी पार्टी में जाना कम नहीं होता। अब वो अक्सर लेट आया करती थी और पैसे भी बर्बाद किया करती थी। एक दिन वो बहुत मॉडर्न स्लीवलेस ब्लाउज, साड़ियाँ और हील्स लेकर आती है और कहती है, अरे बहू देख तो मैं कितनी सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हूँ, अभी ये वाली हील पहनती हूँ। पर माँ जी ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हील्स हैं, आप कैसे पहन पाओगी? अरे बहू तू चिंता मत कर, मुझे इन सब की आदत है। कल मोना ने पार्टी रखी है, तू देखना कल सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही लगूंगी वहाँ। माँ जी आपसे एक बात कहूँ, ये सब उम्र आपकी हील्स पहनने की नहीं है। आपको दर्द हो सकता है इस एड़ी में। आपको नहीं पता गली की औरतें बहुत बातें बनाती हैं, पर मुझे उन सब की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर है तो सिर्फ आपकी, कि कहीं आपको लग ना जाए। किटी पार्टी की वजह से आप देर रात घर आती हैं, बार बार आते जाते हो तो आपकी थकावट भी बढ़ेगी। आपको ये भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बाद में दिक्कत करेगा माँ जी। बहू क्या सही है क्या गलत मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। इतने समय से हील पहन रही हूँ तब तो कुछ नहीं हुआ। देख बहू अपने काम से काम रख, मुझे टोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुझे क्या पता सभी लोग कितने बन ठन के क्लासिक बनकर आते हैं। अब वो जमाना गया जब बूढ़ी औरतें सूती साड़ी पहनकर हर जगह चली जाया करती थी। माँ जी ये सब मैंने आपके भले के लिए ही कहा था। सोनाली कार्तिक से अपनी सास के बारे में बात करती है, पर वो उसकी बातों को नजरअंदाज करके सो जाता है। अगले दिन जब वो तैयार होकर हील्स पहनने जाती है तो उसकी साड़ी में ही अटक जाती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे 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 राम मैं मर गई। अरे बहू जल्दी आ। अरे मेरी कमर टूट गई। अरे मेरा पैर भी टूट गया। सोनाली बहू जल्दी आ। अरे माँ जी, मॉम ये आपको क्या हुआ? अरे बहू मैं गिर गई, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चल, उठा नहीं जा रहा। जी माँ जी। तभी सोनाली जैसे तैसे अपनी सास को कार में बिठाकर कार चलाते हुए हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका एग्जामिन करता है और कहता है, अरे माता जी को ऐसे कैसे चोट लग गई? ध्यान देना चाहिए था ना, इस उम्र में ऐसी चोट लगना अच्छी बात नहीं है। वो डॉक्टर साहब माँ जी हील्स पहनकर सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। क्या बात है साफ साफ बताइए ना। बस इसकी वजह से इनकी स्पाइन में दिक्कत आ गई है। अगर दवाई से ठीक नहीं हुआ तो 2 महीने बाद हमें सर्जरी करनी होगी, तो उन्हें पूरा बेड रेस्ट दीजिएगा। हे भगवान ये क्या हो गया मेरी माँ जी को? कान्हा जी मेरी माँ जी को पहले जैसा ठीक कर दीजिए। सोनाली तुम फिक्र मत करो, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 2 दिन बाद बच्चे सुषमा को घर ले आते हैं। तभी उसकी माँ रोते हुए कहती है,
बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी। अब मुझे तेरी बातों का सबक मिल गया। काश मैंने तेरी बातें पहले मान ली होती तो आज मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम ना होती। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सर्जरी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान करे सबको मेरी जैसी बहू मिले, एकदम सर्वगुण संपन्न। इस तरह सोनाली अपनी सास का ख्याल रखती है और कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो सादी चप्पल और सादी साड़ी पहना करती थी।